वेलकम फ्रेंड्स। हमने अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी लेक्चर से। तो इसमें बेसिकली हम अपनी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो दो तरीके से असेस करनी है। एक तो अपनी फाइनेंशियल असेसमेंट करनी है हमने, और सेकंड एक प्रॉपर्टी असेसमेंट करनी है हमने कंप्लीट। तो जो हमारी लोन की एलिजिबिलिटी होती है वो इन दोनों की एलिजिबिलिटी का लोअर जो विच एवर इज लो आएगा वो होती है। तो जो प्रॉपर्टी असेसमेंट वाला पोर्शन है वो मैं ऑलरेडी बाय वे ऑफ मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज इसको फाइनेंशियल असेसमेंट शुरू होने से पहले इसको देख लीजिए एक बार। प्रॉपर्टी असेसमेंट वाला पार्ट अपना कंप्लीट है। तो अभी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट जो शुरू करने वाले हैं वो फाइनेंशियल असेसमेंट वाला पोर्शन है। तो फाइनेंशियल असेसमेंट बेसिकली एक बहुत वाइडर एरिया है कि जिसमें अंदर मल्टीपल चीजें हम कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं सारा कुछ ही कवर कर दूंगा। सिबिल एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, बैंकिंग एनालिसिस हो गया, एनी अदर क्रेडिट चेक्स हो गया, जो भी आप सोच सकते हैं कि कोई अपना बैंक केस में असेस करता होगा वो हम फाइनेंशियल असेसमेंट में के टॉपिक्स में कवर कर देंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये चीज बहुत अच्छी रहेगी कि अगर आप जो लेक्चर वन एंड लेक्चर टू मैंने अपलोड करे हुए हैं, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू जो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है उनको आप जरूर एक बार अगर देख लें तो आपको थोड़ा सा समझने में चीजों को ज्यादा आसानी रहेगी। उनमें मैंने वर्किंग कैपिटल की नीड किस तरह से पड़ती है बिजनेस के अंदर, तो उनको डिटेल में समझाया हुआ है। तो आपको थोड़ी सी बेसिक आपका बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की नीड कहाँ से स्टार्ट होती है। तो खैर, आई होप कि आप वो वीडियोस देख लेंगे पहले। तो मीनवाइल मैं अपना ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फाइनेंशियल असेसमेंट वाला। तो जो फाइनेंशियल असेसमेंट है, फाइनेंशियल असेसमेंट के अंदर मेरे को कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने हैं सबसे पहले, ताकि आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो जो मेरा मोटिव है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने करवाने का, अल्टीमेटली मैं आपको एमपीबीएफ की ओर लेके जा रहा हूँ। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज के थ्रू जैसे जैसे ये मैं आपको क्लियर करता रहूंगा तो आप धीरे धीरे एमपीबीएफ की क्लैरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। एमपीबीएफ तो आप समझते ही हैं कि होता है मैक्सिमम मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस। तो समझाने को तो मैं मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस आपको अभी भी समझा सकता हूं, बट उसकी चीज का आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तब तक सिर्फ आप इसका ये आपको फॉर्मूला जो इसका होएगा उसका सिर्फ रट्टा ही, या उसका सिर्फ आपको उसको समझ कभी भी नहीं पाएंगे, उसको बस मेमोराइज ही करेंगे। तो मेमोराइज करके तो कभी भी आपका काम चलेगा नहीं। तो इस वजह से मेरा मोटिव है कि मैं इसको सेकंड या थर्ड लेक्चर में जाके कवर करूं, उससे पहले आपका बेसिक जो बिल्टअप है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके क्लियर कर दूं। तो बेसिक कंसेप्ट से क्लियर करने के लिए मेरे को एक सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछनी होगी, छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछनी होगी कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है, उनको 50,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 रुपए की जरूरत है। तो उन्होंने उन्होंने मिस्टर बी मिस्टर बी जो कि उनका फ्रेंड है, उनसे वो उधार ले लिए पैसे, उनसे उधार ले लिए पैसे कि भाई मेरे को ये 50,000 रुपए की जरूरत है, ये आप मेरे को उधार दे दो या लोन पे दे दो, क्रेडिट पे दे दो। तो उन्होंने उधार दिए, पर मिस्टर बी ने बोला कि भाई ये जो पैसे हैं मैं आपको 3 मंथ्स के लिए दे रहा हूँ, 3 मंथ्स के लिए मैं लेंडिंग कर रहा हूँ आपको। तो मतलब हमारे पास टाइमलाइन फिक्स है कि 3 महीने के लिए पैसा अपने को मिला है। तो मिस्टर एक को जब 50,000 रुपए मिले, उन्होंने क्या किया, इससे एक अपना सेकंड हैंड स्कूटर परचेज कर लिया या बाइक परचेज कर लिया, बाइक परचेज कर लिया। ठीक है, 50,000 रुपए से बाइक परचेज कर लिया। अब 3 मंथ्स बीतने के बाद, 3 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि मिस्टर बी अपने पैसे वापस लेने के लिए आ गए। मिस्टर बी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पास पैसे वापस दो। तो मिस्टर ए का उस टाइम क्या सिचुएशन होगी आप सोच ही सकते हैं। मिस्टर ए के पास देने के लिए उनको उस टाइम कुछ भी नहीं है। रीजन बीइंग, क्या हुआ कि मिस्टर ए ने जो पैसे थे उनको एक फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स मींस जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक आपके पैसे फंसे रहेंगे, लगा सकते हैं आप इसको। वर्ड फंसे फंसे रहना वर्ड थोड़ा सा गलत होएगा, आप इसमें बोल सकते हैं कि पैसे लंबे टाइम के लिए साइडलाइन कर दिए हमने। पर जो पैसे ये जो पैसे हमने साइडलाइन करे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, या इनको इनको हम बोल सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो करी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो करी है, वो जो उसका जो सोर्स है कि वो पैसे कहां से हमने लिए थे, वो तो सोर्स था शॉर्ट टर्म सोर्स था। शॉर्ट टर्म इन द सेंस जो सिर्फ 3 महीने के लिए पैसे मिले थे। दैट मीन्स कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस if you use if you use short term finance for investment in investment in investment in long investment for long term purpose, then you will always be in trouble। तो आप हमेशा एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये तो चलो जो एग्जांपल थी ये आपकी अपनी लाइफ की थी, ये चीज बिजनेस में भी 100% ट्रू बैठती है। बिजनेस के अंदर भी ये चीज 100% ट्रू होती है। इसी को ही हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या है। पहले तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हो, वर्किंग कैपिटल क्या है कि जो आपके डे टू डे या जो आपकी रेगुलर नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। यू नीड मनी टू मीट डे टू डे एंड रेगुलर नीड्स ऑफ द बिजनेस, नॉट द लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म वाला पैसा है वो हम कभी भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म का पैसा वापस करने का टाइम आएगा तो हम उस चीज को कभी भी टाइम पे वापस नहीं कर पाएंगे और हमेशा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब ये जो शॉर्ट टर्म वर्ड है इसको हम करंट वर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए हमने यूज किया नॉन करंट वर्ड, शॉर्ट टर्म के लिए हमने यूज कर लिया करंट वर्ड। तो ये एक बेसिक आपकी चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बैलेंस शीट के बारे में सोचते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है किसी भी बिजनेस की। बैलेंस शीट क्या होती है, ये सपोज किसी की सिंपल एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट आपकी पोजीशन बताती है, बिजनेस की पोजीशन बताती है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। जैसे मैं पूछूं किसी बंदे को, आज जैसे क्या तारीख है, आज 28 तारीख है, मैं उसको पूछूं कि भाई बता कि तेरी 28 तारीख को बिजनेस की क्या पोजीशन है, तो वो बैलेंस शीट मेरे को प्रेजेंट कर देगा कि बैलेंस शीट कि आज की डेट में यानी कि करंट डेट में एज ऑन डेट यानी t=0 यानी टुडे मेरी ये पोजीशन है। इसमें कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती, कि मैं ये नहीं बोलता कि हाँ भाई 1 अप्रैल 2020 से लेके 28 मार्च 2021 तक मेरी ये पोजीशन है। कभी भी नहीं हम ये बोलते, हम ये बोलते हैं कि 28 मार्च को मेरी ये पोजीशन है। सिर्फ उस दिन की पोजीशन ये बैलेंस शीट हमें बताती होती है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट को आप कभी भी सिंपल तरीके से इस चीज को समझे। बैलेंस शीट को कभी भी कंबरसम तरीके से ना समझे कि जैसे हमको बुक्स में पढ़ाया जाता है कि पता नहीं क्या हमें ये प्रेजेंट कर दिया बैलेंस शीट ने। आप एक धंधा कर रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं। अब जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अब सपोज ये आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर आप पैसा डालेंगे, ये पैसा डाल रहा है, आप बिजनेस के अंदर पैसा डालेंगे और जो आप पैसा डालेंगे उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो बस बैलेंस शीट यही चीज हमें बताती है। बैलेंस शीट की ये साइड पे हम लोग दिखाते हैं कि हमारे पास बिजनेस में पैसा कहां से आया, और इस साइड पे हम दिखाते हैं कि हमने पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया। यहां बताते हैं हम कि सोर्स क्या है पैसे का, कहां से पैसा आया और कहां पे लगाया। सिंपल बैलेंस शीट इसी पोजीशन को हमें बताता है, कहां से पैसा आया और कहां से लगाया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते करते आपके पास पैसा कहां से आएगा। सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना खुद का ही पैसा लगाएंगे ना। सबसे पहले तो आपकी खुद की पूंजी होगी जो आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट की है आपकी खुद की,
उसको हम क्या बोलते हैं, अगर सिंपल में बोल देते हैं कैपिटल बोल देते हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल बोल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बोल देते हैं, कंपनी कंपनी है तो शेयर शेयर कैपिटल बोल देते हैं, शेयर कैपिटल बोल देते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी चीज आ जाती है कि भाई मेरा खुद का पैसा कितना लगा है, ओन फंड्स, ओन फंड्स कितने लगे हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाता है ये, देखिए अगर आप कभी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं खुद का, ओन फंड्स जो होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स ही होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स ही होते हैं। यानी कि आप हमेशा अपने बिजनेस में लंबे टाइम तक पैसा लगाते हैं। आपने तो ये बेसिक चीज तो सुनी होगी ना कि हमेशा जो लॉ है हमारे बिजनेस के लिए ये मानता है कि बिजनेस एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है बिजनेस की। दैट मीन्स कि बिजनेस एक लगातार चलता हुआ बिजनेस है, इसका कभी भी एंडिंग कोई फोर्सिएबल नहीं है, तो लगातार चलता हुआ माना जाता है। तो खुद का पैसा हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक तो आप खुद का पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, देन फिर आप क्या करते हैं, आप बैंक से फाइनेंस मांगते हैं, बैंक का पैसा लगाते हैं, या बैंक आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। आप इसको दूसरी वर्डिंग में बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि बैंक आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है जी। अब जो बैंक फाइनेंस है, बैंक का फाइनेंस है, ये दो तरह का हो सकता है। ये बैंक आपके बिजनेस में लंबे टाइम के लिए भी पैसा लगा सकता है, या बैंक आपके बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा लगा सकता है। हो सकता है ना ये दोनों चीजें, कि बैंक आपके बिजनेस में लंबे टाइम के लिए भी पैसा लगाए और छोटे टाइम के लिए भी पैसा लगाए। छोटा टाइम मींस जैसे बैंक ने आपको 6 महीने का कोई लोन दे दिया या 8 महीने का लोन दे दिया, या जो आपकी लिमिट्स होती हैं जैसे कैश क्रेडिट लिमिट है या ओवरड्राफ्ट लिमिट है, जो आपको लिमिट बना के दी है वो तो 12 महीने की लिमिट होती है, तो वो सारा का सारा शॉर्ट टर्म पैसा है। या जो आपके, जैसे आपने 5 साल की ईएमआई वाला लोन लिया, उसके जो आने वाले 12 महीने की ईएमआईज हैं, जो नेक्स्ट 12 महीने में आपको पे करनी है, वो सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं आपकी। जो आपने उसके बाद पे करनी है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं सारी। इनको आप लाइबिलिटीज के रूप में मत समझिए, आप ये मत समझिए कि लाइबिलिटीज हैं, आप ये समझिए कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि आपने पैसा कहाँ से जुटाया अपने बिजनेस के अंदर। आपने बैंक से पैसा ले लिया, चलो जी, उसके बाद और क्या रास्ते हो सकते हैं पैसा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के। अनसिक्योर्ड लोन्स ले लिया आपने, अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड मीन्स जिसमें जिसके अंदर आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी। अनसिक्योर्ड लोन्स हम क्या करते हैं, जैसे फ्रेंड्स से ले लेते हैं, रिलेटिव से ले लेते हैं, या कई बार कोई और फर्म होती है या कोई और बिजनेस एंटिटी होती है, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, तो अनसिक्योर्ड लोन्स हम ले लेते हैं बिजनेस के अंदर। ये भी इन्वेस्टमेंट्स जो हो सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती हैं, दोनों पर्पज के लिए हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए आप अनसिक्योर्ड लोन्स उठा सकते हैं बिजनेस के अंदर। फर्दर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी तो आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही है। वो सर इन्वेस्टमेंट कैसे है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से, जिस तरह से आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल के अगर आपने 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और आज को अभी आपको रॉ मटेरियल के 10 रुपए पे करने हैं, पर आपके पास पैसे हैं नहीं 10 रुपए पे करने के लिए, तो आपने क्या किया, उधार माल परचेज कर लिया, उधार पे माल खरीद लिया और 10 रुपए आपने दिए नहीं बट माल आपको मिल गया। तो इनडायरेक्टली इन बंदों ने, जो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने जिन्होंने आपको माल बेचा है, इन बंदों ने आपके बिजनेस में 10 रुपए का रिस्क ले लिया, आपके बिजनेस में 10 रुपए लगा दिए, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस ही हो गया ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, या कोई एनी अदर लाइबिलिटीज, एनी अदर लाइबिलिटीज, कई बार जीएसटी पेबल होता है, टैक्स पेबल होता है, या कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट लगा लो, या वेजेस सैलरी पेबल है, जो खर्चा आपका है आपने अभी नहीं पे किया वो आप आने वाले टाइम में पे करेंगे, उसको हम अदर लाइबिलिटीज में क्लासिफाई कर देते हैं। बट जो ये ज्यादातर जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म ही होती है, शॉर्ट टर्म ही होती है, और जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म ही होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म ही होते हैं। तो इन इन तरीकों से आप अपने बिजनेस में फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। ये तरीके हैं आपके फंड्स इकट्ठा करने के बिजनेस में। ये आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, अपनी एक बैंक अकाउंट भर लिया इन पैसों से। अब हमने ये देखना कि ये पैसे आपने कहाँ कहाँ लगाए। आपने लगाए ये पैसे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लीजिए। सर फिक्स्ड एसेट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स मींस आपने अपनी बिल्डिंग लैंड खरीद ली, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, आपने ऑफिस के लिए कार परचेज कर ली, बाइक परचेज कर ली, आपने मशीनरी परचेज कर ली,
आपने ऑफिस में एसी एयर कंडीशनिंग करवा ली, आपने वहां पे प्रिंटिंग मशीन्स लगा ली, आपने वहां पे ढेर सारे कंप्यूटर्स परचेज कर लिए एंड मैनी अदर्स। जब कोई भी और एसेट लगा लो, कोई कमर्शियल व्हीकल आपने खरीद लिया, कमर्शियल व्हीकल सामान ढोने के लिए आपने गाड़ी ले ली। तो जो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देती हैं। तो मींस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है सारी आपकी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा आपके आपके एक तो ये जो सारे पैसे इकट्ठे हुए, एक तो ये पैसे यहाँ पे लग गए, दूसरे आपके पैसे एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स पे लग सकते हैं। एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे टेलीफोन की सिक्योरिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी दे दी, एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स, उनमें पैसे लग सकते हैं। आपके स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक में भी तो पैसे लगेंगे। जो आपने माल खरीद के अपने पास रखा हुआ है फैक्ट्री के अंदर, या अगर आपका शोरूम है तो शोरूम के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो स्टॉक के अंदर भी तो आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो स्टॉक के अंदर भी आपके पैसे लगे हुए हैं, ये सारे पैसे स्टॉक के अंदर भी लगे हुए हैं। सेकंड नेक्स्ट, डेटर्स के अंदर पैसे लगे हुए हैं। डेटर्स के अंदर सर पैसे कैसे लगते हैं, अगर आपने कोई माल सेल किया, सेल करने के बाद आपने माल तो डिलीवर कर दिया और उसकी मनी रिसीव नहीं की, अभी पैसे रिसीव नहीं करे, तो पैसे रिसीव नहीं करे तो पैसे आपके लेने वाले हैं, रिसीवेबल है पैसे। तो मतलब आपने माल तो वहां पे लगा दिया, अपना माल 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 जो लगाया आपने वो यहीं से तो खरीदा है अपना माल, पर उसके माल के पैसे नहीं आए अभी आपको। तो ये आपकी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होगी ना, आपने मनी मनी की जगह अपना स्टॉक इन्वेस्ट कर दिया। तो समझिए इस चीज को। डेटर्स क्या है, डेटर्स बेसिकली दे आर स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन अदर्स बिजनेस फॉर विच यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी एज ऑफ येट। ये इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है डेटर्स। या एनी अदर कैश एंड बैंक बैलेंस, कुछ पैसे आपके पास बचे भी हो सकते हैं भाई, जो ये सारा सोर्स इकट्ठा किया है, इनमें से कुछ पैसा आपके खाते में पड़ा भी हो सकता है। सर लास्ट, अदर अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स मतलब जैसे कोई जीएसटी रिसीवेबल है, जीएसटी रिसीवेबल है, या कोई एनी अदर एडवांस पेमेंट की है सप्लायर्स को, एडवांस टू सप्लायर्स दिया हुआ है, या एनी अदर एसेट, कोई भी एसेट आपके बिजनेस के हिसाब से इसके अंदर हो सकती है, जो भी पर्टिकुलर आपके हो। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हमारी ड्रॉ डाउन होती है। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट ड्रॉ डाउन होती है कि अगर हमने किसी बिजनेस में अगर हमने ये पैसे इकट्ठे करके, ये पैसे इकट्ठे करके हमने इन इन जगहों पे उन पैसों को लगा दिया, इन इन जगहों पर हमने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब ये चीज तो आप समझ गए कि यहाँ पे पैसा आता है और यहाँ पे पैसा आता है और यहाँ पे लगाते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी ये तो मैंने डिटेल्ड में बैलेंस शीट बना दी, अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा बैलेंस शीट बनाते हैं अपने पास। वो कैसे बनाएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट थोड़ा सा और सिंपल तरीके से बनाते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। अब जो आपके पास बैलेंस शीट में पैसा आया है, जो सोर्स ऑफ फंड्स है, यहाँ पे मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ, सोर्स ऑफ फंड्स। मैं इसको लाइबिलिटीज का हेड नहीं दे रहा, मैं इसको हेड्स दे रहा हूँ, सोर्स ऑफ फंड्स। यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ यूजेज ऑफ फंड्स। ये जो एसेट साइड है इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ यूजेज ऑफ फंड्स। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फंड्स क्या हो सकते हैं आपके, नॉन करंट सोर्स, करंट सोर्स। नॉन करंट सोर्स, करंट सोर्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, या इनको हम और क्या नाम दे सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स इन बिजनेस। इसमें क्या क्या आ सकता है, आपकी कैपिटल आ गई, लॉन्ग टर्म फाइनेंस बाय बैंक्स, बैंक्स ने कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे दिया वो आ गया, प्लस अनसिक्योर्ड
अनसिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म इन नेचर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस, लॉन्ग टर्म फंड्स इन बिजनेस वो होते हैं जो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स में वापस नहीं करने। ठीक है। करंट सोर्स में क्या आ जाता है आपके? सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय बैंक्स आ गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय बैंक्स आ गया, शॉर्ट टर्म फंड्स गिवन बाय अदर्स, बेसिकली अनसिक्योर्ड वाले। अदर आइटम्स जीएसटी पेबल, टैक्स पेबल, सैलरी पेबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल एक्सेट्रा, जो भी आप लगा सकते हैं वो आइटम्स जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपको पे करनी है। तो कंसेप्ट 12 मंथ्स का है जो पेबल इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है। तो सिमिलरली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या आ गया आपके? फिक्स्ड एसेट्स आ गए सारे। फिक्स्ड वर्ड से ही समझ आता है कि ये 12 महीने से ज्यादा की लंबी इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड एसेट्स आ गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मींस जैसे इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी दे दी, वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है। कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज परचेज कर ली, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जो आपको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रखी हुई है, वो तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ही हो गया, उसको तो कैश एंड बैंक की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही हो गई। स्टिकी डेटर्स, ये एक नई आइटम आपके लिए, स्टिकी डेटर्स। इसको थोड़ा सा समझिए। स्टिकी डेटर्स, अब ये स्टिकी डेटर्स क्या होते हैं? जो आपके बैड डेट्स होने वाले हैं, या आपके पैसे अटक गए हैं, फंस गए हैं, चोक्ड हो गए हैं पैसे ऑन सेल ऑफ गुड्स विच आर नॉट रिकवरेबल और अंडर डिस्प्यूट। अगर आपने किसी पार्टी को माल बेचा, अब वो पार्टी का दिवाला निकल गया, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, अब वो आपको पैसे रिटर्न नहीं कर पा रही और आपके जो डेटर्स थे वो डेटर्स के पैसे वहां पे फंस गए, तो इनको बोलते हैं स्टिकी डेटर्स। जो कंपनी लॉ है वो बोलता है मोर देन 6 मंथ्स जो डेटर्स होते हैं, वो आपके स्टिकी माने जाते हैं। क्योंकि 6 महीने से इतना बड़ा साइकिल नहीं होना चाहिए कि आपको क्लासिफिकेशन मानते हैं कि लेस देन 180 मोर देन 180 डेज के डेटर्स में आप अपनी क्लासीफाई करके दिखाइए। जिनकी पेमेंट 6 महीने से ज्यादा टाइम से नहीं आई, वो एक तरह से काइंड ऑफ स्टिकी डेटर्स है। बट बैंकिंग सेक्टर में जैसे आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी केस आता है, पार्टनरशिप फर्म का भी केस आता है, तो आपके लिए ये असेस करना बड़ा मुश्किल है कि भाई 6 महीने से पुराने डेटर्स कितने मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप क्लाइंट से ज्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मांगे। तो उस जरिए में हम तो बैंकिंग सेक्टर में 12 मंथ्स का डाटा देख लेते हैं डेटर्स का। हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि भाई 2031 मार्च को बनती है ना बैलेंस शीट, 31 मार्च को, जैसे 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट में हमने डेटर्स की लिस्ट देखी, 31 मार्च 20 में हमने डेटर्स की लिस्ट देखी। जैसे मिस्टर ए हैं, उनसे 1000 रुपये लेने थे 31 मार्च 19 को, और यहाँ पे भी मिस्टर ए से 1000 रुपये ही लेने हैं 31 मार्च 20 को भी। तो मतलब पूरे ये 12 महीने के टाइम में इनसे कोई पेमेंट ही नहीं आई। ठीक है, तो पेमेंट नहीं आई तो मतलब आपका स्टिकी डेटर्स हो गए, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया। तो ये तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, इसमें वो आ गई। इसमें क्या आ गया? स्टॉक डेटर्स जो स्टिकी नहीं है, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप, अदर करंट एसेट्स
जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाता है, जीएसटी रिसीवेबल्स आ गया, एडवांसेस टू सप्लायर्स आ गया जी। तो ये सारी चीजें, एनी करंट करंट एसेट्स। तो बेसिकली तो फिर ये बैलेंस शीट को हमने चार समराइज करें, बैलेंस शीट तो ये चार ही चीजें तो हैं बैलेंस शीट के अंदर। आपके पैसे कहाँ से आए, वो लॉन्ग टर्म सोर्स हो गया, शॉर्ट टर्म सोर्स हो गया, और कहाँ लगाए वो भी लॉन्ग टर्म सोर्स हो गया और शॉर्ट टर्म सोर्स हो गया। अब जो मैं ये कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा था, ये वाला मिस्टर ए की जो एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, इसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इफ यू यूज शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म पर्पस देन यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल। तो इस चीज को हम इस पे इंप्लीमेंट करें, इस चीज को इंप्लीमेंट करें। इफ यू यूज short term finance, this is your short term finance. If you use these funds for investment in long term purpose, then you will be in trouble, you will be in trouble। मुसीबत में पड़ जाएंगे आप और बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि आपका जो करंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, करंट लाइबिलिटीज बोलो या शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलो, उनको कभी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये आप अपने बिजनेस का प्रैक्टिकली फंडा बिठा लीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो कल को जब ये पैसे वापस मांगने आएंगे तो आप इनको पैसे पे नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट्स की जगह करंट एसेट्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। इनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की जगह नॉन करंट एसेट्स लिख सकते हैं, इनको नॉन करंट सोर्स की जगह नॉन करंट लाइबिलिटीज लिख सकते हैं, इनको करंट सोर्स की जगह करंट लाइबिलिटीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर वो कंसेप्ट आ गया कि जो हमने एग्जांपल से समझा था, तो आपको इसके अंदर बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है वो कंसेप्ट। तो अब ये लेक्चर तो काफी लेंथी जा रहा है, अब मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें आपको करंट रेशियो को इसके साथ लिंक करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा। अगर आपके सामने मैंने एक किसी पर्सन की बैलेंस शीट रख दी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उस बंदे ने गड़बड़ करी हुई है कि नहीं करी हुई, उसने करंट सोर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डाला हुआ कि नहीं डाला हुआ। ये चीज हमको पता लगेगी करंट रेशियो के अंदर। तो ये चीज करंट रेशियो से हम पता करेंगे, तो इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी आप ये बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से मन में बिठा लीजिए। थैंक यू।